गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत का उदय एवं विस्तार। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा गयासुद्दीन गौर का सुल्तान बना। वह एक योग्य शासक नहीं था और उसमें विद्रोह को रोकने और आक्रमणों को रोकने की क्षमता नहीं थी। उसके राज्य का पतन शुरू हो गया। प्रांतों के गवर्नरों ने अपने अपने को स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी। ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया। मौका देखकर कुतुबुद्दीन ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। वह मोहम्मद गौरी का दास था और उसने 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। उसने 1290 तक शासन किया। उसके बाद 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में अशांति एवं व्यवस्था उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप अनेक अमीरों ने स्वतंत्रता धारण कर ली। ऐसी स्थिति में अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को सिंहासन संभालने का निमंत्रण भेजा। उसने 1211 ईस्वी में आराम शाह को दिल्ली के निकट हराकर बंदी बना लिया और उसका कत्ल कर दिया। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात रुकनुद्दीन, फिरोज, रजिया, मुजीउद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठे। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ने 1266 में अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। उसे आरंभिक तुर्कों में सबसे महान सुल्तान माना जाता था और 1286 तक शासन किया। आज हम दिल्ली सल्तनत का उदय में सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, हम उसी का अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष में गुलाम वंश की स्थापना करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। वो मोहम्मद गौरी का दास था जो 1206 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इस दास वंश के शासकों ने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसीलिए इस काल को गुलाम वंश का काल कहते हैं और इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहते हैं, क्योंकि इसके सभी सुल्तान या तो स्वयं दास रह चुके थे या वो दासों की संतान थे। दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप से संगठित करने का श्रेय इल्तुतमिश को भी जाता है। उसने 25 वर्षों तक शासन किया। न केवल शासन किया बल्कि अपनी सल्तनत को संगठित भी किया और दूर दूर तक उसका प्रसार भी किया। इसके बाद रजिया सुल्तान बनी। वह भी शक्तिशाली और योग्य थी। उसने भी बड़ी योग्यता से शासन चलाया। वह पुरुषों की भांति घोड़े पर सवार होकर चलती थी। उसका दुर्भाग्य यह था कि वह एक स्त्री थी और स्त्री होना ही उसके पतन का प्रमुख कारण बना। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। इसका प्रारंभिक जीवन में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। उसके माता पिता तुर्क थे जो तुर्किस्तान में निवास करते थे और वह बचपन में अपने माँ बाप से बिछुड़ गया। कुछ लोग उसे दास बनाकर निशापुर ले आए और कुछ समय के पश्चात उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन ने खरीद लिया। काजी ने अपने बेटों के साथ कुतुबुद्दीन की शिक्षा का प्रबंध किया। शीघ्र ही वह कुशल घुड़सवार और तीरंदाज बन गया। कुछ समय के बाद काजी की मृत्यु हो गई और उसके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। आगे चलकर मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शीघ्र अपनी योग्यता व ईमानदारी से अपने स्वामी का मन मोह लिया और मोहम्मद गौरी ने उसे अपनी सैनिक टुकड़ी का नायक बना दिया। मोहम्मद गौरी ने भारत में कई प्रदेशों को जीता। अजमेर, दिल्ली, मेरठ, झांसी, बुलंदशहर, कोल, रणथंभौर, गुजरात, कालिंजर आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 24 जून 1206 को लाहौर में गद्दी पर बैठा और 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसकी कठिनाइयां भी थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसे जो साम्राज्य प्राप्त हुआ वह फूलों की सैया पर न होकर कांटों का ताज था। मोहम्मद गौरी की अपनी कोई संतान नहीं थी और मृत्यु से पहले उसने घोषणा नहीं की कि उसका उत्तरदायी कौन होगा। दूसरे कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था। इस्लाम के अनुसार कोई भी गुलाम सुल्तान नहीं बन सकता था। उसके सामने ये भी दिक्कत थी। इसके बाद भारत के हिंदू शासक भी ऐबक के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए उसकी कई प्रकार से कठिनाइयां थी। राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। उसने सभी समस्याओं का निवारण किया। अब कुतुबुद्दीन की ऐबक की सफलताएं। सबसे पहले उसने गाजी की विजय की।
कुतुबुद्दीन ने सर्वप्रथम सबसे कठोर शत्रु गजनी के सूबेदार एवं शासक ताजुद्दीन यलदौज पर आक्रमण किया। यलदौज गोरी का सेनानायक था। उसने गोरी की मृत्यु के बाद ही उसे अपना शासन करना आरंभ कर दिया था। उसने नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण किया और उसके करके उसने मुल्तान को भी अधिकार में लेने का प्रयास किया। दूसरा, 40 दिनों के पश्चात यलदौज ने गजनी पर पुनः आक्रमण कर लिया। इसके बाद भी उसने कभी भी तुर्क सुल्तान से युद्ध मोल लेने का खतरा नहीं उठाया। दूसरा था कुतुबुद्दीन के वैवाहिक संबंध। उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तुर्क सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उसने सर्वप्रथम ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह किया, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, और उसके बाद भी उसने अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ करके उसने ऐसा करने से उसे रोक भी दिया और अपनी स्थिति भी शक्तिशाली बना ली। इसके बाद उसने दास्ता से मुक्ति प्राप्त की, क्योंकि दास्ता उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि इस्लाम के अनुसार कोई गुलाम सुल्तान नहीं बन सकता था। उन दिनों मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी फिरोज को में अपना अंतिम समय काट रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उससे मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया और अपने आप को दास्ता से मुक्त कर दिया। उसने बंगाल की अधीनता भी उसे करी। बख्तियार खलजी बंगाल का शासक या सूबेदार था। 1206 में एक अन्य खलजी सरदार अली मर्दान खान ने उसका वध करके बंगाल की राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया और एक तरह शासक की तरह शासन चलाने लगा। बंगाल के कुछ खलजी सरदारों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अली मर्दान को पद से हटाकर कारागार में जेल में डाल दिया और उसके स्थान पर मोहम्मद शेरा को सिंहासन पर बिठा दिया। परंतु अली मर्दान जेल से भागकर दिल्ली पहुंचा और उसने ऐबक से स्थिति हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। तुरंत ही ऐबक ने सेना लेकर के वहां पहुंचा और अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर बना दिया। मर्दान ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने हिंदू सरदारों का भी दमन किया जो उसकी सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इससे हिंदुओं की साहस और कार्रवाई टूट गई, साहस टूट गया। उन्हें अनेक मंदिरों को तोड़ दिया और भयंकर लूटपाट की। उसकी प्रशासनिक सफलताएं थी। वह एक कुशल शासक प्रबंधक भी था। उसने अपने 4 वर्षों के छोटे से शासनकाल में ज़्यादातर समय युद्धों में उलझा रहा, बावजूद उसने प्रशासन को संगठित करने और कानून व्यवस्था लागू करने की ओर भी ध्यान दिया। वह प्रजा के साथ निष्पक्ष न्याय करता था। कहा जाता है कि उसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। वह बहुत दानी था, कला था, साहित्य प्रेमी भी था। उसने नए नए भवन बनवाने का शौक था। उसने 1911 में उसने जामा मस्जिद, कुवुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने अजमेर में 2.5 दिन का जोफड़ा नामक मस्जिद बनवाई। उसने दिल्ली के निकट मेहरौली के पास एक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ऐबक की मृत्यु हुई। ऐबक ने 4 वर्षों तक शासन किया और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके उसका देहांत हो गया। उसे लाहौर में दफनाया गया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। वह निर्बल और अयोग्य था और इसलिए प्रांतीय सूबेदारों और दिल्ली के सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मत था कि आराम शाह ऐबक का पुत्र नहीं था। मिन्सा उस मिराज से उसकी 3 पुत्रियों का उल्लेख है, जिनमें से एक का विवाह इल्तुतमिश के साथ हुआ। वैसे भी आराम शाह कुछ तुर्क सरदारों ने गद्दी पर बैठाया था। यही कारण था कि उसने सभी ने अपने अपने सूबे के सूबेदार स्वतंत्र घोषित कर लिए। इसके बाद इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। उसने दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन वो योग्य नहीं था और कई सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। आराम शाह के राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने, विद्रोह को दबाने में वह असफल रहा और दिल्ली के निकट इसके बाद इल्तुतमिश तुरंत ही दिल्ली पहुंच गया, परंतु आराम शाह ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए वह सेना लेकर इल्तुतमिश के विरुद्ध निकल पड़ा। दिल्ली के निकट दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। आराम शाह को गिरफ्तार कर लिया और उसका वध कर दिया और इल्तुतमिश ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इल्तुतमिश
का पूरा नाम शम्स उद्दीन इल्तुतमिश था और उसके पिता का नाम इलम खां जो मध्य एशिया के एक कबीले का मुखिया था। इल्तुतमिश बहुत गुणी एवं सुंदर व्यक्ति था, इसलिए उसका पिता उसे बेपनाह प्यार करता था। अतः उसके भाई उसे ईर्ष्या करने लगे और एक दिन धोखे से उन्होंने इल्तुतमिश को बुखारा जा रहे एक व्यापारिक काफिले को बेच दिया। अंत में उसे एक सौदागर जमालुद्दीन ने खरीद लिया और उसे गजनी ले आया। जमालुद्दीन से उसने मोहम्मद गोरी को बेचना चाहा, परंतु अच्छी रकम न मिलने के कारण वह ऐसा नहीं कर सका और इसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली भाग गया, जहाँ उसे 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। वह बड़ा होशियार और होनहार था, उसे अपनी योग्यता से अपने स्वामी को अत्यधिक प्रभावित किया और उसके आराम शाह जो कि निर्बल और अयोग्य शासक था, उसके चारों ओर में अशांति फैल गई थी और उसके बाद उसने आराम शाह को वध करके लाहौर के स्थान पर उसने अपनी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ भी थी। वो गद्दी पर बैठते ही दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 वर्षों तक शासन किया और अधिकांश समय युद्धों में बिताया, इसलिए वो शासन को सुदृढ़ न कर सका। दूसरी ओर कई सरदार इल्तुतमिश को सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। बंगाल के खिलजी, सिंध में कुबाचा, गजनी तथा पश्चिमी भारत में ताजुद्दीन यल्दौज ने भी ऐबक की मृत्यु के बाद अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। इसलिए इल्तुतमिश का राज्य दिल्ली के आसपास ही सीमित रह गया था और इस सबसे बड़ी बात तो उसने शांति कायम भी करनी थी। दूसरा, इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठते ही अनेक सरदार थे जो उसे मोहम्मद गोरी था कुतुबुद्दीन के दास रह चुके थे। वो अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते थे और वो उसे दूर करना चाहते थे। इल्तुतमिश की एक और बड़ी समस्या थी सिंध तथा मुल्तान के सूबेदार नासुरुद्दीन कुबाचा की। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था। ऐबक की मृत्यु के बाद वह अपने आप को सुल्तान था सिंध का गवर्नर घोषित कर दिया। आगे बढ़ करके वह एक वीर व महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह ऐबक का बहनोई होने के नाते दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपना पहला अधिकार समझता था, इसलिए इल्तुतमिश शांति से शासन नहीं कर सकता था। इल्तुतमिश के लिए एक और समस्या थी ताजुद्दीन यल्दौज, वह जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। उसकी मृत्यु के बाद वह भी अपने आप को गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित कर चुका था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसे कुचलने में असफल था। बंगाल में खलजी सरदार भी इल्तुतमिश के लिए सरदर्द थे। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही भारत में मंगोलों के आक्रमण का खतरा भी पैदा हो गया था और इसके बाद अनेक कठिनाइयों में इल्तुतमिश के सामने खोखर जाति के आक्रमण भी थे। खोखर एक लड़ाकू जाति थी, ये अक्सर लूटपाट करते थे। इसके बाद इल्तुतमिश की जो सफलताएं हैं वो इस प्रकार हैं। उन्हें बड़े धैर्य से काम किया और एक एक करके सभी कठिनाइयों का निवारण कर लिया। उनकी जो सफलताएं थी, उन्होंने विरोधी सरदारों का दमन किया। उसके बाद ताजुद्दीन यल्दौज का दमन किया। ताजुद्दीन यल्दौज भी इल्तुतमिश का कठोर शत्रु था और वह मोहम्मद गोरी का सेनापति रह चुका था, जो दिल्ली की गद्दी पर भी अपना अधिकार समझता था और वो यल्दौज से इल्तुतमिश इस समय यल्दौज से टक्कर नहीं लेना चाहता था और लेकिन तराइन के नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में यल्दौज पराजित हो गया और उसे पकड़कर बदायूं की जेल में डाल दिया गया, उसका वध कर दिया गया। नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध भी अभियान चलाया। उसने भी मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था, लेकिन वह इल्तुतमिश से काफ़ी शत्रुता रखता था। अतः उसने उसे भी लाहौर, परंतु इल्तुतमिश ने उसके ऊपर आक्रमण किया और वह कुबाचा भागकर बक्कर के दुर्ग में छिप गया। मंगोलों के आक्रमण से राज्य की रक्षा। इल्तुतमिश ने अपने 2 शक्तिशाली शत्रुओं का दमन करने में लगा हुआ था। उसमें मंगोलों के आक्रमण का खतरा पैदा हो गया। मंगोल भी एक लड़ाकू जाति थी जिसका नेता चंगेज खां था। उसने मध्य एशिया के अनेक शहरों को बुरी तरह तहस नहस कर दिया था और सैकड़ों बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए संदेश देने वाले राजदूतों को मरवा दिया। दूसरी ओर शाह को यह कहलवा भेजा कि भारत की जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। अतः शाह जलालुद्दीन 2 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद अपने देश लौट गया और मंगोल भी सिंध नदी से वापस लौट गए। इस प्रकार इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए मंगोलों के आक्रमण के खतरे से दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। बंगाल के खरजी सरदारों के विरुद्ध भी अभियान चलाया। ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में अली मर्दान खान ने अपने आप को बंगाल का शासक घोषित कर दिया और नए
और नए सुल्तान इल्तुतमिश को वार्षिक कर देने से मना कर दिया। वह एक अत्याचारी शासक था और जनता भी उससे परेशान थी, इसलिए लोगों ने 2 वर्षों के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका पुत्र हसामुद्दीन इवाज खलजी बंगाल का शासक बना और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इल्तुतमिश उस पर लगातार नज़र बनाए हुए था। जैसे ही मंगोलों के आक्रमण का खतरा टला, उसने वो बंगाल में एक बड़ी सेना लेकर के गया। इवाज ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ समय पश्चात उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार भी कर ली थी। राजपूतों से भी उसने युद्ध किया और राजपूतों को भी ठिकाने लगा दिया। उसने राजपूतों को हरा करके रणथंबोर के दुर्ग पर अधिकार किया। उन्होंने मंदोर विजय प्राप्त की। उन्हें मंगलदेव को हराया जो दुर्ग छोड़कर भाग गया था। उसने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने खूब लूटपाट की और शांति स्थापित की। खलीफा से भी मान्यता ली उसने। उसे खलीफा के सुल्तान के रूप में स्वीकृति लेने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा और खलीफा ने 1229 ईस्वी में उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। उसकी प्रशासनिक सफलताएं थी। वह अनेक जैसे जो भूमि थी वो अनेक इक्ताओं में बटी हुई थी। इक्ता का अर्थ है भूभाग और इक्ता के मुखिया को इक्तादार कहते थे। उसने अनेक इक्तादार का प्रमुख कार्य अपने अपने अधीन क्षेत्रों में शांति बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहायता देना था, भूमि कर इकट्ठा करना था। इक्तदार कहीं ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, सुल्तान उनकी तब्दीली दूर दूर कर देता था। इल्तुतमिश ने वो उसका जो वो एक न्यायकारी था, उसे सुल्तान की अदालत में अपील करने का सबको अधिकार था और सुल्तान का फैसला अंतिम होता था। इल्तुतमिश का मूल्यांकन 13वीं शताब्दी के शासकों में इल्तुतमिश में उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है। पहले दिल्ली की सल्तनत की स्थिति खराब थी। शक्तिशाली सरदार उपद्रव करते थे। उसने न केवल कुतुबी मुअज्जी सरदारों का दमन किया, बल्कि उसने दिल्ली सल्तनत को गजनी से अलग करके उसके स्वतंत्र रूप भी प्रदान किया। उसने इसके अतिरिक्त उसे कुशल कूटनीतिज्ञ की तरह देश के मंगोलों के आक्रमण से भी बचाया। उसने राजपूतों पर विजय प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत का दूर दूर तक विस्तार किया, भूमि को इक्ताओं में बांटा और सबसे बड़ी सफलता बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता प्राप्त करनी थी। उसके शासनकाल में कला और साहित्य का बड़ा विकास हुआ। उसकी सफलताओं से उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। डॉक्टर ए रिजवी के अनुसार सुल्तान इल्तुतमिश 13वीं शताब्दी के भारत के शासकों में सबसे महान था। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे रजिया सुल्तान का। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। उसके बाद उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया भी बड़ी एक सुशील और साहसी सुल्तान थी, लेकिन और रजिया भारत के इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम तथा अंतिम स्त्री थी। रजिया की सफलताएं थी प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का दमन किया। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद रजिया ने प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मुल्तान, हासिब, बदायूं के सूबेदारों ने फिरोज के वजीर मोहम्मद जुनैदी से सांठगांठ करने के पश्चात दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसलिए रजिया ने उनसे युद्ध किया और सभी सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसकी प्रशासनिक सफलताएं भी थी। रजिया अपने प्रशासन को कुशलता प्रदान करने के लिए अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम उसने महत्वपूर्ण था उच्च पदों पर अपने योग्य तथा विश्वास पात्र व्यक्तियों को नियुक्त किया। उसने तुर्कों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गैर तुर्क मुसलमानों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने राजपूतों के विरुद्ध भी अभियान चलाया। रजिया का पतन। रजिया बहुत योग्य शासिका थी और उसने अपनी योग्यता तथा तलवार के बल पर दिल्ली सल्तनत में शांति व्यवस्था स्थापित की। वह आम जनता के दुखों का निवारण करने के लिए राज्य का भ्रमण करती थी। वह दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती चली गई। इस प्रकार रजिया दूसरे जो सरदार थे वो रजिया से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि रुकनुद्दीन भी उसके इशारे पर काम करता था जो पूर्व सुल्तान था। परंतु रजिया ने उन पर भी अंकुश लगा दिया। चालीसा का इस चाहते थे कि ऐसा सुल्तान गद्दी पर बैठे जो उनके हाथों में कठपुतली हो। कट्टरपंथी मुसलमान भी यह नहीं चाहते थे कि एक स्त्री
बिना पर्दा के पुरुषों की पोशाक पहनकर दरबार में उपस्थित हो, और वो उसके अधीनता में नहीं रहना चाहते थे। इसलिए रजिया ने एक हबशी अमीर जलालुद्दीन याकूत के प्रति रजिया के प्रेम ने स्थिति को और गंभीर बना दिया, और तुर्कों को सरदारों को यह अच्छा न लगा कि सुल्तान अपने दरबार में किसी दास से प्रेम करे। इस प्रकार रजिया के लिए परिस्थितियां गंभीर होती चली गई, और इसी अवसर का लाभ उठाकर लाहौर के सूबेदार कबीर खां अयाज ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वह एक विशाल सेना लेकर रजिया की ओर बढ़ा। रजिया भी सूचना मिलते ही सेना सहित लाहौर की ओर बढ़ी। उसने सफलतापूर्वक विद्रोहियों का दमन कर दिया। कबीर खां पराजित होकर युद्ध के मैदान से भाग गया। अब रजिया ने याकूत के साथ अल्तुनिया के विरुद्ध कुछ किया, और दोनों सेनाओं के बीच युद्ध अजमी याकूत भी मारा गया, और बाद में अपने राज्य को प्राप्त करने बैराम शाह को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। चालीसा के सदस्यों ने पीछे से अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए रजिया और अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, परंतु रजिया इस युद्ध में हार गई और उसे बंदी बना लिया गया, और अगले दिन उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसे कैथल में ही दफना दिया। रजिया का मूल्यांकन की बात करें तो रजिया मध्यकालीन भारत की महान शासिका थी, और उसे प्रथम मुसलमान शासिका होने का सम्मान प्राप्त है। उसने न केवल 3.5 सालों तक भारत पर शासन किया, उसने अपने राज्य में शांति व्यवस्था भी कायम की। वह अपनी जनता से अपने बच्चों की तरह प्रेम करती थी। उसने आम जनता की भलाई के लिए भी अनेक कार्य किए। इसके बाद रजिया के उत्तराधिकारी बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद बारी बारी दिल्ली के सुल्तान बने। इनको गद्दी पर बैठाने में चालीसा के सदस्यों का बड़ा योगदान है। इसके बाद इन शासकों ने अमीरों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वो मनचाहे व्यक्ति को गद्दी पर बैठाने लगे, परंतु सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तो इतना योग्य था कि उसने सारी शक्तियों का प्रयोग उसका प्रधानमंत्री बलबन करता था। 1266 में सुल्तान की मृत्यु के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार इल्तुतमिश के वंश का पतन हो गया। अगली वीडियो में देखेंगे कि बलबन और बलबन की सफलताएं।